आज की वीडियो श्री रतन टाटा जी को समर्पित है, जिनकी जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। जब रतन टाटा जी 1991 में बिजनेस जगत में कदम रखे, तब उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा दी। 2012 में उनके रिटायरमेंट तक उनकी उपलब्धियों का एक अनोखा इतिहास बन गया। इस वीडियो में हम उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है। हम उनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों पर भी ध्यान देंगे, जैसे उनकी दानशीलता, साधारणता और समाज के प्रति उनके योगदान के अनकहे पल। आइए इस वीडियो में रतन टाटा जी की जीवन की अनगिनत कहानियों का आनंद लेते हैं, जो हमें न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि सच्ची सफलता का मतलब क्या होता है। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में एक पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन परिवार में हुआ, जहां उनके माता पिता के तलाक ने उनके बचपन को कठिनाइयों से भर दिया। अपने दादी के स्नेह और संरक्षण में बड़े हुए रतन ने केवल 17 साल की उम्र में अमेरिका की ओर कदम रखा, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1962 में आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वह लॉस एंजल्स में एक युवा और महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट के रूप में कार्यरत थे। वहीं उनकी जिंदगी में एक रोमांचक मोड़ आया जब उन्होंने एक अमेरिकी लड़की से प्यार कर लिया। दोनों के बीच गहरी भावनाएं पनपने लगीं और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया। उनकी दादी की बीमारी की खबर ने रतन टाटा को भारत लौटने पर मजबूर किया, जहां उन्होंने अपनी दादी के प्रति अपनी निष्ठा का पालन करते हुए उनकी देखभाल की। इस बीच उस लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने से रोक दिया और उसके बाद उसकी शादी किसी और से हो गई। यह घटना रतन टाटा जी के लिए एक बड़ा आघात थी, क्योंकि उन्होंने उस रिश्ते को लेकर गंभीरता से सोच रखा था। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से उसे वादा किया था कि अगर वह शादी करेंगे तो केवल उसी के साथ। इसके बाद रतन टाटा जी ने अपनी जिंदगी के इस खास प्रेम को अपने दिल में सहेज लिया और कभी शादी नहीं की, बल्कि अपने करियर और सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए, जिससे उन्होंने अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा जी ने 1963 में केवल 26 साल की उम्र में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की, और यह शुरुआत एक रोमांचक सफर का पहला कदम थी। उनके पहले 6 महीने टाटा मोटर्स में प्रशिक्षण में बिताए, जहां उन्होंने अपनी तकनीकी क्षमताओं को परखा और सीखा। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील में कदम रखा, जहां उन्होंने फिर से 6 महीने की ट्रेनिंग ली। उनकी मेहनत और समर्पण के परिणाम स्वरूप उन्हें टाटा स्टील में एक तकनीकी अधिकारी के रूप में काम करने का मौका मिला। 1969 में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, जहां उन्होंने टाटा समूह का प्रतिनिधित्व किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और संचार कौशल ने उन्हें वहां एक प्रमुख स्थान दिलाया। 1970 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में कुछ समय के लिए भी कार्य किया, जिससे उनकी व्यावसायिक समझ में और भी वृद्धि हुई। 1971 में रतन टाटा को नेल्को का निदेशक बनाया, जो उस समय एक नुकसान में चल रही कंपनी थी। लेकिन रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और साहस से इसे नया रूप दिया। नेल्को की सफलता के बाद उन्होंने 1971 में टाटा सन्स में निदेशक का पद संभाला और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1981 में वे टाटा इंडस्ट्रीज के निदेशक बने और 1986 में उन्होंने एयर इंडिया के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। अंततः 25 मार्च 1991 को रतन टाटा को टाटा समूह के आधिकारिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी प्रेरणादायक यात्रा ने उन्हें केवल एक व्यवसायी ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी बना दिया। जब रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली, तब स्थिति कुछ खास नहीं थी। उस समय समूह में 95 कंपनियां थीं और हर एक कंपनी में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने तरीके से काम कर रहा था। टाटा समूह से उनका कोई खास लेना देना नहीं था। पहले के प्रमुख JRD टाटा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी एक आवाज पर लोग हिलने भी नहीं पाते थे। लेकिन जब रतन टाटा अध्यक्ष बने, तो हर किसी ने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। इस स्थिति का सामना करने के लिए रतन टाटा को काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण नेता रूसी मोदी ने उनकी अध्यक्षता में विद्रोह की आशंका जताई। रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और साहस से उस विद्रोह को कुचला और पुराने अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया, जो मनमानी कर रहे थे। उन्होंने एक नई व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र तय की गई, ताकि नए प्रतिभाशाली लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिल सके। रतन टाटा ने न केवल पुरानी माइंडसेट को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जिसमें इनोवेशन और कोलैबोरेशन को प्राथमिकता दी गई। उनकी नेतृत्व शैली ने
टाटा समूह को एक नई दिशा दी और समूह को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए वे उसे एक नई ऊंचाई पर ले गए। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने न केवल अपने भीतर की समस्याओं का समाधान किया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान बनाई। रतन टाटा ने अपनी अध्यक्षता के दौरान टाटा समूह की कंपनियों में अपने हिस्सेदारी को धीरे धीरे बढ़ाया, जिससे टाटा सन्स, जो समूह की प्रमुख कंपनी थी, का दबदबा और भी मजबूत हुआ। अगर उन्होंने 1991 में जिम्मेदारी नहीं ली हो तो 2000 तक आते आते टाटा समूह की 20 से 30 कंपनियां अलग अलग दिशाओं में चली जाती बिना टाटा समूह के नियंत्रण के। उस समय सभी कंपनियों का ध्यान केवल भारत पर केंद्रित था, लेकिन रतन टाटा ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा, भारत में काम करना तो जरूरी है, लेकिन भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 2000 में टेटली, एक ब्रिटिश चाय ब्रांड, का अधिग्रहण किया, जिससे पूरे भारत और दुनिया में टहलका मच गया। एक छोटी भारतीय कंपनी टाटा टी ने एक बड़ी विदेशी कंपनी को खरीद लिया। यह न केवल व्यापार जगत में हलचल पैदा करने वाला था, बल्कि इसने अन्य व्यवसायों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सीमाओं को पार कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। यह रतन टाटा की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि इसी वर्ष उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। 2004 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का IPO लाने का निर्णय लिया। इस IPO ने TCS को भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बना दिया और आज की तारीख में टाटा समूह की सभी कंपनियों में से 90% लाभ अकेले TCS द्वारा अर्जित किया जाता है। रतन टाटा का यह नेतृत्व न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि भारतीय उद्योग के लिए भी एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ। 2006 में रतन टाटा ने एक नई दिशा में कदम रखा, लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन की त्रासदी ने न केवल ताज होटल को प्रभावित किया बल्कि समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने मृतकों के परिवारों और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन कई परिवार आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इसके विपरीत रतन टाटा ने जिम्मेदारी का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो व्यवसाय जगत में एक मिसाल बन गया। उन्होंने न केवल हमले के शिकार लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उन परिवारों को 80 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि होटल के अंदर या आसपास की घटनाओं में जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवारों को दीर्घकालिक वेतन और शिक्षा की सुविधाएं मिले। घायलों का इलाज भी पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी थी। रतन टाटा ने सिर्फ 20 दिनों के भीतर ही सारा मुआवजा चुका दिया, जबकि दूसरी कंपनियों के साथ यह प्रक्रिया सालों तक चल सकती थी। इसके बाद उन्होंने होटल के नुकसान की भरपाई के लिए दुनिया भर में टेंडर जारी किए, जिसमें अलग अलग देशों के विशेषज्ञों को इस काम में शामिल किया गया। हालांकि जब पाकिस्तान से 2 लोगों ने टाटा समूह के लिए टेंडर आवेदन किया तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि रतन टाटा ने उनके प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। लेकिन पाकिस्तानियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक और लागत कुशल प्रपोजल तैयार किया, जिसे लेकर वे सीधे टाटा सर के ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें कहा गया कि थोड़ी देर बाहर वेट करो। सुबह से लेकर शाम तक वे इंतजार करते रहे, लेकिन जब शाम हुई तो पीए ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपॉइंटमेंट लेकर आया करो, ऐसे नहीं मिलेंगे। उनकी उम्मीदें टूटी हुई थीं, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने योजना बनाई और सीधे दिल्ली के एक बड़े मंत्री के पास पहुंच गए। मंत्री से कहा, हमारी सिफारिश लगवा दो, हम बस रतन टाटा सर से एक बार मिलना चाहते हैं। मंत्री ने टाटा सर को फोन किया और कहा, आपके पास टेंडर है, ये लोग मेरे दोस्त हैं, या तो उन्हें दे दो या फिर कम से कम एक बार मिलकर देख लो। लेकिन रतन टाटा ने स्पष्टता से जवाब दिया, यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट। इस वाक्य ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करने वाले थे। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित किया कि नैतिकता और ईमानदारी उनके लिए सर्वोपरि है। यह घटना रतन टाटा के मजबूत चरित्र और उनके व्यापारिक सिद्धांतों का एक सशक्त उदाहरण बन गई। DTH सेवा टाटा स्काई के साथ रतन टाटा ने 2008 में एक और बड़ा दांव खेला, जब उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, जिससे उनके व्यावसायिक साम्राज्य को एक नई दिशा मिली। हालांकि 2012 में जब उन्होंने अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट लिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि रतन टाटा का प्रभाव अब भी खत्म नहीं हुआ है। 2017 में उनकी कंपनी के भीतर असंतोष की लहर उठी। श्रमिकों ने बोनस की मांग की, जबकि प्रबंधन का कहना था कि ऐसा कोई दावेदार नहीं था। रतन टाटा, जो अब CEO नहीं थे, फिर भी अपने श्रमिकों के साथ खड़े हुए। उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी में जाकर श्रमिकों से सीधा संवाद किया और उनके साथ जमीन पर बैठकर
उनकी समस्याओं को सुना। जब श्रमिकों ने उनसे बोनस की मांग की तो रतन टाटा ने मैनेजमेंट से तर्क किया कि बोनस देना चाहिए। उनकी यह प्रतिबद्धता देखकर श्रमिकों का मनोबल, उन्होंने महसूस किया कि रतन टाटा सच में उनके लिए खड़े हैं। अंत में श्रमिकों ने बोनस मांगने से मना कर दिया और रतन टाटा के समर्पण को देखकर उनकी सैलरी में लंच को शामिल करने का निर्णय लिया। जो श्रमिक पहले 10,000 रुपए के बोनस की मांग कर रहे थे, वे अब रतन टाटा के साथ बैठकर संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। यह कहानी रतन टाटा की मानवता और नेतृत्व के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने हमेशा अपने लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। उनका मानना था कि कोई भी साम्राज्य अकेले नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए सबको मिलकर चलना होता है। इन सारी कहानियों को सुनकर हमें अंदाजा नहीं होता कि रतन टाटा असल में कितने महान व्यक्ति हैं। एक दिलचस्प किस्सा है जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। अवार्ड देने आए थे फोसिस के संस्थापक, जो टाटा समूह की एक बड़ी कंपनी टीसीएस के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। जब उन्होंने रतन टाटा को अवार्ड दिया तो उन्होंने रतन टाटा के पैर छूकर सम्मानित किया। सोचिए, आपकी प्रतिस्पर्धा आपके सामने खड़ी हो और वह आपके पैर छू रही हो। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि रतन टाटा का व्यक्तित्व और ओरा कितना प्रभावशाली था। लेकिन उनकी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं। एक बार रतन टाटा ने कहा, अगर आपकी जिंदगी में ऊंचाइयां और नीचाइयां नहीं आ रही हैं तो आप शायद जिंदा हैं, लेकिन आपकी जिंदगी मर चुकी है। रतन टाटा की डॉग से जुड़ी एक रोचक कहानी है। मान लीजिए कि आपके महल में एक आवारा कुत्ता घुस आया है। आमतौर पर लोग उसे भगा देने की सोचेंगे, लेकिन रतन टाटा ने एक बार बम्बे हाउस में आवारा कुत्तों को देखा और कहा, ये बेचारे तो भूखे हैं। इसके बाद उन्होंने वहां आवारा कुत्तों के लिए एक जगह बनवाई और उनकी खाने की व्यवस्था भी करवाई। डॉग से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है जो उनके असली चरित्र को दर्शाती है। जब ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें सर रतन टाटा की उपाधि देने के लिए बुलाया तो उस खास दिन वह वहां नहीं पहुंचे। लोगों ने सोचा कि आखिर क्यों? जब पता चला तो यह कहानी और भी दिल छूने वाली थी। दरअसल उनके प्यारे कुत्ते की तबीयत खराब हो गई थी और रतन टाटा ने कहा, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अवार्ड तो आते जाते रहते हैं। यह सुनकर आप समझ सकते हैं कि एक साधारण डॉग की सेवा के लिए उन्होंने ब्रिटेन के इस महत्वपूर्ण सम्मान को ठुकरा दिया। ये उनकी दयालुता और निस्वार्थता को दर्शाता है। रतन टाटा सर सच में बिजनेस के भगवान हैं, लेकिन उनकी इंसानियत और प्यार हमेशा सबसे ऊपर रहता है। जब कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस में बड़ा बनने के लिए स्मोकिंग और शराब पीना पड़ता है, तो रतन टाटा अपने कार्यों से यह साबित करते हैं कि वास्तव में दयालुता और मानवता सबसे बड़ी पूंजी है। उनका दृष्टिकोण यह दिखाता है कि असली सफलता वही है जो समाज के उत्थान के साथ जुड़ी हो। अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में लोग आमतौर पर अंबानी और अडानी जैसे नाम देखते हैं, लेकिन सर रतन टाटा का नाम वहां नहीं होता। इसका कारण यह है कि वे टाटा समूह के सबसे बड़े शेयरधारक नहीं हैं। असल में टाटा समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक टाटा ट्रस्ट है और समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में जाता है। रतन टाटा का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनके प्रति सम्मान और प्यार व्यक्त करने के लिए बहुत से शब्द नहीं हैं। इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए, अगर आप रतन टाटा जी के प्रति अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोएं और इस अद्भुत व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे टाटा समूह का इतिहास, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।